हाल एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ आया हुआ हूं। और विश्वास है कि जो टेस्ट सीरीज़ का ये जो क्रम चल रहा है हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से, हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो DSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर BPSC 4 के लिए या फिर MP के लिए जो भी परीक्षाएँ होने वाली हैं म्यूज़िक की, उसमें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन इज़ द एरर इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन के अकॉर्डिंग कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं और उस चीज़ को आदमी को सुधार भी लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो अपना सुधार करना चाहूँगा कि पिछले क्लासेस में मैंने स्वर को हंगाम बोल दिया था, जो कि ईरानी स्वर जो था, जबकि ईरानी जो श्रुति होती है उसको हंगाम बोलते हैं और जो स्वर होता है उसको मुकाम बोलते हैं। जहन में कुछ चल रहा होगा, मैं भी हो सकता है कि आदमी का होता है ना कभी कभी कि ध्यान आपका कहीं और रहता है और आप सामने पड़ी चीज़ भी आप नहीं देख पाते हो, तो ह्यूमन बींग्स का नेचर होता है ये। तो उसके अकॉर्डिंग हुआ, तो मैं सोच रहा था पहले मैं वो चीज़ आपको बता दूं ताकि भाई अगर जो बच्चे हमारा कंटिन्यू देख रहे हों चैनल और चैनल के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो उनके पास सही जानकारी पहुंचे। और भी किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपके जहन में कोई बात है अप एंड डाउन है तो उसको आप बता दीजिए। और क्या कहते हैं कि स्वरित उदात्त अनुदात्त को लेकर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था, तो उसमें कई किताबों में मिला हुआ है कि उदात्त चतुश्रुति स्वर है, अनुदात्त त्रिश्रुति है और जो स्वरित वह 2 श्रुतिक स्वर है। समस्या ये है कि जो म्यूज़िक की बुक्स हैं उसमें आप भी बुक्स को ही पढ़ोगे, मैं भी बुक्स को ही पढ़ूंगा, तो उसमें कभी कभी होता है कि कुछ जगहों पे मिसटाइप आप कह सकते हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। वो अप एंड डाउन दूर कैसे होगा जब हम अपनी बात आपसे कहें, आप अपनी बात हमसे कहें। तो उसके लिए हम दोनों को तैयार रहना है और उसमें किसी प्रकार को कोई शिकवा गिला नहीं। आपको जिस पे भी कन्फ्यूज़न लग रहा है आप उसको बेझिझक होकर के पूछिए और हम उसको पूरी तरह से बताने का प्रयास करेंगे और हमारा सफ़र ऐसे आगे को चलता रहेगा। तो सौभाग्य की बात है कि म्यूज़िक सब्जेक्ट को भी लेकर के इतना ज़्यादा इंटेंशन के साथ हम आप जुड़े हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। बाकी जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चलती ही रहेंगी। आज का जो टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है वो ये है कि मध्यम वृंद में कितने लोगों का समूह होता है। जो मध्यम वृंद, अब देखिए मध्यम वृंद का जो प्रोसीजर रहा वो भारत के टाइम पे भी रहा और उसमें पुरुषों का भी एक वृंद रहा, महिलाओं का भी एक वृंद रहा। तब चूंकि स्त्री पुरुष नहीं पूछा हुआ है तो जो पुरुष है उसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। भाई क्या है, आप लोग अपना जवाब दीजिए पुरुष वृंद को लेकर के। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 30। तो इसमें से मध्यम वृंद के लिए जो है वो कौन सा सही रहेगा, आप इसका जवाब दें हमको। आप 32, 17, 16 और 30 मध्यम वृंद में कितने लोगों का समूह रहता है। वृंद मतलब आज के टाइम का जो ऑर्केस्ट्रा है वही उस समय का वृंद था, ठीक है। तो वह 3 प्रकार का होता था, जिसमें एक उत्तम होता था, एक मध्यम होता था, एक अधम होता था। कहीं कहीं अधम को कनिष्ठ के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो कनिष्ठ अधम आप जो भी पढ़े हों, तो 3 प्रकार के वृंद मूलतः थे उस समय। तो उसमें आपका जवाब क्या सही होगा। चलिए उत्तर को हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप में से जिसका जिसका जवाब है ऑप्शन सी 16, उनका जवाब सही है, ठीक है। क्योंकि इसका चलन जो होता था कि 2 गायक हो जाएंगे तो 4 सहायक गायक हो जाएंगे, तो 6 जो महिला गायिका हैं वो हो जाएंगी, 2 बांसुरी वादक हो जाएंगे, 2 मृदंग वादक हो जाएंगे। तो यही कॉम्बिनेशन होता था 6 4 10 6 16। तो जो 16 जवाब इसका है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए खटाक से आ गया दूसरा क्वेश्चन। अधम वृंद में कितने लोगों का समूह होता था। अधम वृंद में कितने लोगों का समूह होता था भैया। 10 होता था, 17 होता था, 16 होता था, 32 होता था, या फिर एक ऑप्शन आपको और दे रहा हूँ, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई आप लोगों के लिए ये है कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन ई भी आप लोगों के लिए है। अधम वृंद में कितने लोगों का समूह होता था, काउंट कर लीजिए। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, 10, 17, 16 या 32। चलिए उम्मीद है आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने जवाब
दे दिए होंगे। चलिए हम लोग थोड़ा उसका जवाब ढूंढते हैं कि इसका जवाब क्या हो सकता है। देखिए अधम वृंद में क्या होता था, मध्यम वृंद में जहाँ 2 मेल गायक पुरुष गायक होते थे वहीं अधम वृंद में 1 हो जाता था और फिर सारी चीज़ें आधी आधी हो जाती थी। तो जैसे सहायक उसमें जब 4 थे तो यहाँ पे सहायक 2 हो गए, स्त्रियाँ वहाँ 6 थी, स्त्रियाँ यहाँ 3 हो गई, बंसी वादक वहाँ 2 थे यहाँ 1 हो गया, मृदंग वादक वहाँ 2 थे यहाँ 1 हो गया। अब काउंट कर लीजिए, ठीक है, 3 2 5 1 6 7 8 आएंगे, जबकि इसमें 8 का ऑप्शन नहीं है और ई ऑप्शन इसमें से कोई नहीं, ये ज़्यादा सटीक जवाब है। ठीक है, अगले श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, आसरभी किस ग्राम की जाति है। जातियों के विषय में आपके भरत ने बताया हुआ था कि षड्ज ग्राम की जाति, मध्यम ग्राम की जाति होती है और टोटल जातियों की संख्या उन्होंने 18 बताई हुई थी। तो उन 18 जातियों से ये पूछ रहे भैया कि आसरभी किस ग्राम की जाति है। उसमें जो आसरभी जाति थी वो किस ग्राम की जाति थी। आपके पास ऑप्शन है मध्यम ग्राम, षड्ज ग्राम, गांधार ग्राम या निषाद ग्राम। किस ग्राम की जाति थी, कमेंट के माध्यम से अपने जवाब आप लोग दें। आसरभी किस ग्राम की जाति थी, मध्यम, षड्ज, गांधार या निषाद। उम्मीद है आप लोगों का रिस्पांस मिल गया होगा अब तक। और चलिए हम लोग देखते हैं। तो आसरभी भैया जो है वो आपके षड्ज ग्राम की जाति है, क्योंकि सा रे ध और नी मतलब कि षड्ज, ऋषभ और ऋषभ को ही आसरभी बोलते हैं। ठीक है ना, ऋषभ ही आसरभी है। धैवत और निषाद ये चारों के चारों षड्ज ग्राम की जातियां हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 7 शुद्ध जातियों में कितनी षड्ज ग्राम की जातियां हैं, कितनी होना चाहिए, किसकी हो गया मिसप्रिंट है वो। ठीक है ना, ये कितनी कर लीजिए, ठीक है ना, कितनी। ठीक है, 7 शुद्ध जातियों में षड्ज ग्राम की कितनी जातियां हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। 7 शुद्ध जातियों में षड्ज ग्राम की कितनी जातियां हैं। मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग फटाफट इसका जवाब दे दिए होंगे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लू इसके पहले आप लोगों को दे दिया था। पता होता कि इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन है तो मैं एक क्लू नहीं दिया होता आप लोगों को। चलिए 4 5 5, इसको 6 कर लीजिए, 5 मत करिए, इसको 6 कर लीजिए। ठीक है, 4 5 6 7 आप लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा भैया, जिसका 4 है, क्योंकि षड्ज 7 शुद्ध जातियों में षड्ज ग्राम की 4 जातियां भी मैंने आपको बताया, सा रे ध और नी। तो जिसका जवाब 4 है उसका जवाब सही है। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है अपने। मध्यम ग्राम की जातियां कितनी हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जो सारे क्वेश्चन प्रॉपर वे में ध्यान से देख रहा होगा उसके लिए ये भी बिल्कुल इजी सवाल है कि मध्यम ग्राम की कुल कितनी जातियां हैं। और अगर आप इसका जवाब गलत दे रहे हो तो इसका मतलब या तो आपका भी दिमाग कहीं और है, जो कि स्वाभाविक है, तो उसको क्लास में लेते आइए आप लोग, उसके बाद जवाब दीजिए, और या तो फिर आपका जवाब सही होगा। मध्यम ग्राम की कितनी जातियां हैं, काफ़ी देर पहले मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्लू आप लोगों को दे दिया था। मध्यम ग्राम की जातियां कितनी हैं। चलिए, ऑप्शन आपके पास 9 7 4 और 11 है। उम्मीद है कि आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दे दिया होगा इतने देर में, क्योंकि देखिए जब जवाब आ रहा होता है तो फिर टाइपिंग में ही जो टाइम लग जाए, ठीक है, और टाइपिंग करने में, ऑप्शन लिखने में ABCD बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए लोग इसके जवाब पे आते हैं, और इसका सही जवाब जो है भैया वो है 11, क्योंकि हमने बताया ना कि टोटल 18 जातियाँ होती हैं। अभी जिसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था कि 7 शुद्ध जातियाँ, तो जब 7 शुद्ध जातियाँ निकल गई तो 11 जातियाँ बचती हैं। वो 11 जातियाँ किसकी हैं, विकृत जातियाँ हैं। 7 शुद्ध निकल गई तो 11
विकृत जातियाँ बची। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अच्छा क्वेश्चन है। कर्मावती किस ग्राम की जाति है? इसको कहीं कहीं कमारखी भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो अगर कमारखी आपने पढ़ा है तो कमारखी बता दीजिए, कमारखी, ठीक है ना। कर्मावती या कमारखी इस तरह से लिखा हुआ मिला होगा आपको। तो ये किस ग्राम की जाति है? आपके मध्यम ग्राम की, सड़ज ग्राम की, गांधार ग्राम की, निषाद ग्राम की? अच्छा क्वेश्चन है ये। कामारखी या कर्मावती किस ग्राम की जाति है? उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए इसके जवाब पे हम लोग चलते हैं। इसका सही जवाब है मध्यम ग्राम। जो मध्यम ग्राम की 11 जातियां हैं, उन 11 जातियों में से एक है कमारखी या कर्मावती, आपने जो पढ़ा हो। अगला क्वेश्चन, ये पूछा हुआ भी है क्वेश्चन पिछले कुछ एग्जाम्स में कि रक्तगंधारी किस ग्राम की जाति है? किसकी नहीं लिखो, इसको किस लिख दो, ठीक है ना। उनके पूछने का सेंस है कि रक्तगंधारी जो है वो किस ग्राम की जाति है। रक्तगंधारी किस ग्राम की जाति है? फटाक से सोचिए एक बार, अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए, और जोर डालने के बाद तुरंत इसका उत्तर दे दीजिए कमेंट के माध्यम से आप। रक्तगंधारी किस ग्राम की जाति है? ऑप्शन आपके पास वही सब पड़े हुए हैं, सड़ज ग्राम, मध्यम ग्राम, गांधार ग्राम या उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? ए, बी, सी, डी। सड़ज ग्राम, गांधार ग्राम, मध्यम ग्राम या उपरोक्त में से सभी। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा। हम लोग आते हैं, प्रयास करते हैं। तो भैया रक्तगंधारी जो है वो मध्यम ग्राम की जाति है। उसी 11 जाति में से जहाँ कमारखी थी वहीं पर रक्तगंधारी भी उसी श्रेणी की जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति गायन के कितने प्रकार थे? इसमें एक ऑप्शन मैं और ऐड कर दूंगा, एक नहीं 2 ऑप्शन ऐड कर दूंगा। ऑप्शन ई कर दो 2, ऑप्शन एफ कर दो कोई नहीं, कोई नहीं। जाति गायन के कितने प्रकार थे? पंद्रह, 18, 14, 17, 2 या इनमें से कोई नहीं। जाति गायन के कितने प्रकार थे? कभी कभी कुछ क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड पूछ देते हैं कि वो क्वेश्चन पूरी तरह से यह स्पष्ट नहीं करते कि नहीं ये यार पूछना क्या चाहता है। उसका सेंस कुछ और रहता है, और क्वेश्चन जो इशारा कर रहा होता है किसी और की तरफ इशारा कर रहा होता है, तो एक स्पष्टता की कमी होती है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे जा चुके हैं जो कि एग्जामों में भी आते हैं। अभी आपने बीपीएससी का चाहे पार्ट 1 देखा हो, बीपीएससी 2 देखा हो, बीपीएससी 3 देखा हो, सब में इस तरह के 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। और उसका कारण ये भी है कि भाई चूंकि म्यूजिक की परीक्षाएं बहुत कम होती हैं, अब होनी शुरू हुई हैं ठीक ठाक रेशियो में, तो अब क्या कारण उसको बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर क्या उसका वजह है? कारण तो उसका ये भी है जो हमारे पास बुक्स हैं वो ये कहना कि नहीं ये ऑथेंटिक है और उसकी सारी बातें सही मानी जाएंगी, उसमें भी थोड़ी सी दुविधा होती है, क्योंकि अच्छी बुकों में भी कुछ चीज़ें या तो आयोग उसको मानता नहीं या फिर उससे इतर कुछ और जवाब दे रहा होता है। चलिए अगर देखिए क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है कि जाति के कितने प्रकार हैं तब तो 18 ठीक है, ठीक है। अगर पूछ रहा है गायन पद्धति को लेकर के, तो गायन पद्धति के लिए एक निबद्ध गान, अनिबद्ध गायन की 2 पद्धतियां हैं, ये हो जाएगा। और वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं आपको जाति गायन के 3 प्रकार देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन वो भी बहुत ऑथेंटिक है नहीं मेरी जानकारी में। अगर आपकी जानकारी में कहीं हो तो बड़ी खुशी की बात होगी, आप उस चीज़ का पूरा डिटेल दीजिए ताकि बाकी लोग भी उस चीज़ को जान सकें, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डाउट है,
कि क्या प्रकार है, या फिर क्वेश्चन अगर रहता कि जात गायन के कितने स्वरूप है, प्रकार कहने का मतलब 18 तो हैं, जात गायन के 18 नंबर हैं, प्रकार में उसको नहीं रखेंगे। और अगर गीत के प्रकार जाति गायन चूंकि गायन शैली थी तो वहाँ पे निबद्ध और अनुबद्ध के रूप में उसको गाया जाता था, ये उसका प्रोसीजर था। या फिर अगर उसको आप पढ़ेंगे जाति गायन कितने प्रकार, प्रॉपर वे में अगर आप ढूंढेंगे तो कहीं कहीं 3 प्रकार मिलता है। आगे बढ़ते हैं। संगीत रत्नाकर में उत्तम वाग्यकार के कितने गुण बताए गए? अच्छा क्वेश्चन है। वाग्यकार के कितने गुणों के बारे में बताया गया संगीत रत्नाकर ग्रंथ में? 30, 32, 20 या 28? संगीत रत्नाकर ग्रंथ में वाग्यकार के कितने गुणों के बारे में बताया गया? 28, 20, 32, 30, ABCD कौन सा ऑप्शन सही है? आप जवाब दें इसका। वाग्यकार को लेकर के सारंगदेव ने बताया हुआ था कि वह कलाकार जिसके अंदर गायन, वादन, कवित्व, निर्माण आदि की क्षमताएं विद्यमान हो। एक तरह से आप समझ सकते हो कि वो सिंगर भी है, कंपोजर भी है, म्यूजिशियन भी है, राइटर भी है। ये सारी व्यवस्थाएं उसके अंदर अगर विद्यमान है तो वो एक तरह से वाग्यकार की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ऐसे लोग के कितने गुणों के बारे में अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में सारंगदेव ने बताया, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा होगा एग्जामिनेशन में। तो आप में से जिसका जवाब D28 है उनका जवाब सही है। ठीक है, 28 गुणों के बारे में उन्होंने विवेचना की थी, बताया हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब ये भी एक तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। धातु किससे संबंधित है? स्वर से, पद से, जाति से या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, धातु किससे संबंधित है? स्वर रचना से, पद रचना से, जाति गायन से अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जवाब आप दे दें। चलिए, इसमें थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि आप लोगों ने जो भी जवाब दिया हो ठीक है आपकी जगह पे, लेकिन कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे जगह बनेगा। हल्का सा कॉम्प्लिकेशन ये बनेगा कि जो धातु होता है, किसी शब्द के निर्माण के लिए भी संस्कृत में कुछ जो धातु हमारा आधार है, आप व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो उस दृष्टिकोण से देखने के बाद पद रचना जो है उस पर भी धातु का असर पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। बाकी जिस तरह प्रबंध गायन की 4 धातुओं के बारे में बताया गया था, उसी तरह से जाति गायन की जो व्यवस्था थी उसमें भी धातुओं का प्रयोग पाया गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन और स्पष्ट रहता कि स्पष्टता के साथ थोड़ा क्वेश्चन रहता तो इनमें से हमको ये क्वेश्चन आपको उत्तर जो है स्पष्ट करके इसको बताया जा सकता था। तो कॉम्प्लिकेशन इसमें थोड़ा सा है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली जो भी क्वेश्चन आता है उसको हर दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है, उसको बस हम एक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं। अब पद रचना को अगर मैं ये कह के अवॉइड कर दूं कि नहीं यार ये तो रिटन फॉर्म की चीज़ है, म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ नहीं है, तो ये अन्यथा गलत हो जाएगा। क्योंकि पद जो रचना होती है उसी पद का गायन होता है। तो पद जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है संगीत में, एक बहुत ही आप समझ सकते हो अभिन्न अंग है। तो उसके क्या कहते हैं जो बेसिक्स हैं, उसके निर्माण से जो रिलेटेड चीज़ें हैं। क्योंकि अभी देखिए कुछ देर पहले वाग्यकार के बारे में चर्चा जब मैं कर रहा था, आपसे बता रहा था, तो वाग्यकार के बारे में रत्नाकर में सारंगदेव ने बताया कि उसको व्याकरण का, अलंकार का, इन सारी चीज़ों का व्यापक ज्ञान होना चाहिए, रस का पूरा बोध होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो पद रचना करेगा। तो उस दृष्टिकोण से भी उसको देखना है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो स्व विवेक पे उसको आप सॉल्व करिए। उसके लिए कोई ये कहना कि नहीं यही चीज़ होगा, वो गलत हो जाएगा। चलिए, मेल किस भाषा का शब्द है? ये इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, तो इसको उम्मीद है कि आप लोग बता देंगे कि मेल किस भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी का है, संस्कृत का है, उर्दू का है या फिर फारसी का है? मेल किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू या फारसी? जवाब दें आप लोग इसका।
उम्मीद है आप लोगों ने अपना कमेंट के माध्यम से जवाब दे दिया होगा। चलिए ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेल जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, 7 स्वरों का क्रमबद्ध स्वरूप क्या कहलाता है? 7 स्वरों का क्रमबद्ध स्वरूप क्या कहलाता है? थाट, गीत, राग, उपरोक्त सभी। थाट कहलाता है, गीत कहलाता है, राग कहलाता है, या इनमें से सभी? 7 स्वरों का क्रमबद्ध स्वरूप क्या कहलाता है? थाट कहलाता है, गीत कहलाता है, राग कहलाता है, या फिर ये सभी कहे जाएंगे? माध्यम से अपने जवाब आप दीजिए फटाफट। चलिए, उम्मीद है आप लोग अपना जवाब दे दिया होगा आप लोगों ने। अब 7 स्वरों का क्रमबद्ध स्वरूप ऑप्शन ए थाट, ये ज़्यादा सुटेबल यहाँ पे है और सही यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि बाकी जो है वो इसके पैमाने में पूरी तरह से बैठते नहीं हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कर्नाटकीय पद्धति में प्रचलित मेलों की संख्या कितनी है? कर्नाटकीय पद्धति में प्रचलित मेलों की संख्या कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है ये। 72 है, 16 है, 70 है, या फिर 19 है? कर्नाटकीय पद्धति में प्रचलित मेलों की संख्या कितनी है? कर्नाटकीय पद्धति में प्रचलित मेलों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन अच्छा है ये। अब अच्छा क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो हो पूरी तरह से अपूर्ण भी है, पूर्ण नहीं है पूरी तरह से। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल हूबहू इसी फॉर्म में बीपीएससी में पूछा हुआ था, शायद बीपीएससी 2 में पूछा हुआ था। तो वहाँ पे भी बच्चे बड़ा कंफ्यूज हुए कि इसका सही जवाब क्या लगाया जाए। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर वो पूछ देता, किसी का नाम ले लेता, अगर वेंकटमखी वगैरह का नाम ले लेता तो हम 72 बोल देते कि ठीक है भैया। वर्तमान समय में 19 मेल जो है वो प्रचलन में है आपके दक्षिण भारतीय संगीत में। ठीक है, और 72 मेलों का सिद्धांत जो है वो वेंकटमखी ने दिया हुआ था। तो 72 मेलों का भी संबंध दक्षिण भारतीय पद्धति से है, लेकिन वर्तमान समय में जो प्रचलन है वह 19 मेलों का है। ठीक है भैया, चलिए। उत्तर भारतीय थाट कितने हैं? 32, 72, 10 या 30? अब ये क्वेश्चन स्पष्ट है यहाँ पे कि कितने हैं। ठीक है, मतलब वर्तमान समय में कितने हैं। तो उसी तरह से अगर वर्तमान समय वहाँ से क्लियर हो रहा है तो आप 19 मेल उसको मान के चलिए। अगर वर्तमान ना करके किसी का नाम अगर वेंकटमखी का नाम दे देता है तो वहाँ पे 72 उसको कर लीजिए। उत्तर भारतीय थाट कितने हैं? 32, 72, 10 या 30? 32, 72, 10 या 30? उत्तर भारतीय थाट कितने हैं? 32, 72, 10 या 30? रिप्लाई करें आप लोग। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब दे चुके होंगे। और इसका जो सही जवाब है वो 10 है। वीएन भारत खंडे से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। तो 10 थाट जो है हमारे यहाँ प्रचलन में है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण का गमन प्रिया उत्तर के किस थाट के समान है? अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण का गमन प्रिया उत्तर के किस थाट के समान है? आसावरी के, खमाज के, मारवा के, पूर्वी के? दक्षिण का गमन प्रिया उत्तर के किस थाट के समान है? दक्षिण का गमन प्रिया उत्तर के किस थाट के समान है? जवाब दें आप लोग। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा और जवाब लगभग सही होगा। आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो ऑप्शन सी मारवा।
ठीक है, मारवा का नाम क्या रहेगा? गमन प्रिया। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, खरहर प्रिया और गमन प्रिया को लेकर कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो मारवा के लिए गमन प्रिया यूज होता है। लोचन ने मेल शब्द के स्थान पर किस शब्द को रखा? लोचन ने मेल शब्द के स्थान पर किस शब्द को रखा? मेल की जगह लोचन ने किस शब्द का प्रयोग किया? थाट का, राग का, संस्थान का, उपरोक्त सभी का? कमेंट के माध्यम से अपने जवाब आप दीजिए। लोचन ने मेल शब्द के स्थान पर किस शब्द को रखा? थाट, राग, संस्थान, उपरोक्त सभी। मेल की जगह कौन सा शब्द यूज किया? चलिए आते हैं इसके जवाब की तरफ। कुछ जगहों पे देखने को मिला है कि संस्थान का प्रयोग किया, और संस्थान से जुड़ी बात एक और ये है कि विद्वानों के अनुसार कुछ जगहों पे भरत ने भी शब्द का प्रयोग किया हुआ था, ठीक है, संस्थान शब्द का। तो संस्थान को आप सही मान लीजिए यहाँ पे। जब ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें सही जवाब देना है। लोचन ने कौन से ग्रंथ में संस्थान शब्द को मेल के स्थान पर रखा? कहने का मतलब कि लोचन का लिखा हुआ ग्रंथ इसमें से कौन सा है? किस ग्रंथ में लोचन ने संस्थान शब्द को मेल के स्थान पर यूज किया था? राग विशेष में, राग तरंगड़ी में, राग विधि वर्गीकरण में, नाट्य शास्त्र में। अब इसमें आप देखिए कि लोचन का लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है। लोचन ने कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ था इसमें से? उस ग्रंथ का आप नाम बता दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने जवाब इसका दे दिया होगा, क्योंकि लोचन एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीत शास्त्र के रचनाकार थे और राग तरंगड़ी की रचना लोचन ने की हुई थी। तो राग तरंगड़ी जो ग्रंथ था वहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 10 विधि राग वर्गीकरण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? 10 विधि राग वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन ये भी कई बार पूछ देता है। और ऑप्शन आपके पास है नाट्य शास्त्र, राग तरंगड़ी, संगीत मकरंद या संगीत रत्नाकर। 10 विधि राग वर्गीकरण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? नाट्य शास्त्र में, राग तरंगड़ी में, संगीत मकरंद में, संगीत रत्नाकर में। बताएं, आप लोग जवाब दें। दस विधि राग वर्गीकरण क्वेश्चन अच्छा है ये। चलिए इसके उत्तर की तरफ हम लोग आते हैं। इसका सही उत्तर है संगीत रत्नाकर, जो कि सारंगदेव ने लिखा हुआ था। उसमें एक अध्याय था राग विवेकाध्याय। राग विवेकाध्याय के अंतर्गत उन्होंने मार्गी और देशी रागों के बीच कॉम्बिनेशन को लेकर के उन्होंने 10 विधि राग वर्गीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, ये सारी चीज़ें एक साइड रखी हुई थी। रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग ये एक तरफ रखी हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विद्यारण्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? विद्यारण्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? संगीत समय सार, संगीत सार, रस कौमुदी या राग विशेष? संगीत समय सार, संगीत सार, रस कौमुदी या राग विशेष? विद्यारण्य द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? एक ही नाम के कई विद्वान भी हुए और बहुत सारी पुस्तकें भी ऐसी रहीं जो लगभग सिमिलर नाम से भी लिखी हुई मिली, लेकिन उसमें जो सबसे विशिष्ट रहा उसको लोग ज़्यादा अप्रिशिएट किए, उसको लोग आगे बढ़ाए। बाकी और भी उस नाम से कई पुस्तकें क्या कहते हैं उपलब्ध हुई, बाद में ग्रंथ लिखे गए, तो उससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न और बरकरार हो जाता है इन चीज़ों को लेकर के।
तो आप लोग बता दीजिए विद्यारण्य ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई थी, कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ था? चलिए, विद्यारण्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? भैया इसका सही जवाब है संगीत सार। और भी कई विद्वानों को नाम मिल जाएंगे, ठीक है, इसमें आप खोजेंगे तो, लेकिन विद्यारण्य द्वारा भी संगीत सार लिखा गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से कौन सा कॉलम सही है? राग विभाग पुस्तक 1632 में लिखी गई, या फिर राग विबोध 1708 में लिखी गई, या फिर राग विबोध 1305 में लिखी गई, या राग विबोध 1609 में लिखी गई? राग विभाग 1632, राग विबोध 1708, राग विबोध 1305, राग विबोध 1609। इसमें से कौन सा कॉलम सही है? बताएं आप लोग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि लोग राइटर का नाम याद कर लेते हैं, डेट नहीं याद करते हैं, समय नहीं याद करते ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए बनाया गया कि थोड़ा सा देखा जाए कि कितने लोग टाइमिंग को भी याद करते हैं कि किस टाइम पीरियड में वो लिखा गया। तो राग विबोध जो ग्रंथ है उसका टाइम पीरियड क्या है, किस समय वो ग्रंथ लिखा गया? 1609 में लिखा गया, 1632 में लिखा गया, 1708 में लिखा गया, 1305 में लिखा गया, कब लिखा गया? चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। और आप में से जिसका जिसका जवाब है 1609-10 उनका जवाब ज़्यादा सटीक है। और ऑप्शन डी जो है राग विबोध का टाइम पीरियड 1609 से 1610 के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फयाज खान का उपनाम क्या था? आप लोग इसका जवाब मेरे हिसाब से बहुत जल्दी दे देंगे। तो ऑप्शन आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी। पहला ऑप्शन आपका है प्रेम पिया, दूसरा ऑप्शन आपका है रसिक पिया, तीसरा ऑप्शन है सबरंग, और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो फयाज खान का उपनाम क्या था? जैसे जो भी विद्वान थे उनको एक उपनाम मिला हुआ था, निक नेम, ठीक है। जैसे रोहित शर्मा को लोग हिटमैन बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर लोग मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं, गावस्कर को लोग लिटिल मास्टर बोलते थे, ठीक है ना, धोनी को कैप्टन कूल बोलते हैं। वैसे ही फयाज खान का उपनाम क्या था? प्रेम पिया था, रसिक पिया था, सबरंग था, इसमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब सही है? इसका जवाब दें आप लोग। चलिए, उम्मीद है जिसको आ रहा होगा वो जवाब दे दिया होगा। और इसका सही जवाब है प्रेम पिया, ठीक है। क्योंकि प्रेम पिया के नाम से जो फयाज खान साहब थे वो राइटिंग का भी काम करते थे, लिखने का भी काम करते थे, और बहुत सारे गीत पद उन्होंने लिखे भी। तो प्रेम पिया के नाम से फयाज खान साहब को जानते हैं। अगला क्वेश्चन, शंकर गंधर्व विद्यालय कहाँ है? शंकर गंधर्व विद्यालय कहाँ है? इसकी रचना कृष्णराव शंकर पंडित ने की हुई थी, ठीक है। और उनके पिताजी का नाम शंकर पंडित था, तो अपने पिताजी के नाम पे उन्होंने एक विद्यालय खोला हुआ था। तो विद्यालय कहाँ खोला हुआ था? ग्वालियर में, कलकत्ता में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में? शंकर गंधर्व विद्यालय का संबंध कहाँ से है? ग्वालियर, कलकत्ता, दिल्ली, महाराष्ट्र। शंकर गंधर्व विद्यालय, शंकर गंधर्व विद्यालय कहाँ है? ग्वालियर, कलकत्ता, दिल्ली, महाराष्ट्र। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। आप में से जिसने ए ग्वालियर लिखा हुआ है उसका जवाब सही है। शंकर गंधर्व विद्यालय की स्थापना क्या कहते हैं कि कृष्णराव शंकर पंडित जी ने अपने पिताजी के नाम पे इस विद्यालय की स्थापना की। पहले तो उन्होंने गंधर्व विद्यालय खोला हुआ था, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद नियर अबाउट सन 1617 के आसपास इन्होंने उसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन किया और अपने विद्यालय के नाम के आगे शंकर शब्द लगाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है, मतलब पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सितार और सारंगी दोनों को मिक्स किया गया, दोनों के मिक्सअप से बना। दिलरुबा, इसराज, नाभ या सुरबहार? दिलरुबा, इसराज, नाभ या सुरबहार?
इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सितार और सारंगी का मिश्रण है, दोनों का कॉम्बो है? जवाब दें आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। और इसका सही जवाब जो है वो है इसराज। आप में से जिसका इसका जवाब इसराज है उनका जवाब बिल्कुल सही है। बाकी लोग अपना मिला लें। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। समय के चाल क्रम को क्या कहते हैं? अलाई, कस्बी, लय या यति? समय के चाल क्रम को क्या कहते हैं? जवाब दीजिए। अलाई, कस्बी, लय या यति? समय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है? जवाब दें आप लोग। चलिए, आप में से जिसका जिसका जवाब है यति, उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, ताल के 10 प्राण में आपने पढ़ा होगा यति के बारे में, तो हमें बताया गया होगा कि समय का जो चाल क्रम होता है वो क्या कहलाता है? यति कहलाता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। योग्य गुरु से शिक्षा प्राप्त जो विद्यार्थी करता है, या फिर वो जो प्रोसेस जो होता है योग्य गुरु से शिक्षा प्राप्त करना, वो किसके अंतर्गत आता है? अताई, नौबत, परंपरा या कस्बी? योग्य गुरु से शिक्षा प्राप्त करना किसके अंतर्गत आता है? अताई, नौबत, परंपरा या कस्बी? चलिए, आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। इसमें से सही जवाब है डी, कस्बी। जिसका इसका जवाब डी, कस्बी, उनका जवाब बिल्कुल सही है। और आज जो कुछ क्वेश्चंस में लेकर के आया उसमें से जानबूझ के मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि कॉम्प्लिकेटेड थे या फिर कन्फ्यूज़न वाले थे, वो मैं चाहता तो क्वेश्चन में हटा देता। समझ रहे आप? मैं समझ रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि अरे यार इतना कन्फ्यूजिंग वाला क्यों चीज़ लेकर के आ रहे हैं। तो कन्फ्यूजिंग लेकर के आने का मेरा कारण ये है कि जब आपके सामने परीक्षा में से क्वेश्चन आए तो आप डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी होता है कि आदमी इतना पैनिक होता है कि अगर कोई क्वेश्चन उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है तो पूरी परीक्षा पर उसका प्रभाव पड़ता है। मैं चाहता तो इजी वे उस क्वेश्चन को ही मैं हटा देता वहाँ से, मैं कहता यार वो क्वेश्चन रखना ही नहीं है। लेकिन जानबूझ करके लेकर के आया हूँ कि वैसे क्वेश्चन जो आपकी मन स्थिति को परीक्षा में ख़राब करें, उस मन स्थिति को ख़राब नहीं होने देना है। आप यह मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो पूरी तरह से पूर्ण न हो, आपको कंफ्यूज्ड करें, उस पर बाद में सिमिलर मार्किंग हो जाती है। ठीक है, उसका कॉमन नंबर सबको मिल जाता है, वो अपनी जगह है बातें। या फिर आप अपना तर्क देते हैं, बोर्ड को भेजते हैं, उसका नंबर आपको ऐड होता है, वो ठीक है, अपनी जगह की बात है। लेकिन क्वेश्चन 2, 4, 5 ऐसे आ सकते हैं जो क्वेश्चन आपको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। और उसमें जो जो संभावनाएं थी उन संभावनाओं को लेकर के मैंने चर्चा पर चर्चा कर दी है। आप उसको अपने अपने स्तर से ले लीजिए कि किस कंडीशन में क्या आ रहा है और उसको हमको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। और रही बात कि आप में से जो भी व्यूअर देखते हैं और जो भी व्यूअर अपने कमेंट के माध्यम से हमारे प्रश्नों का जवाब देते हैं, या फिर जो भी व्यूअर्स अपनी कन्फ्यूज़न को हमारे सामने अभिव्यक्त करते हैं, उनका बहुत ही बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो और कोई भी व्यक्ति हो, वह यह नहीं कह सकता आई एम कम्प्लीटेड। ठीक है, और सीखते रहना ही जीवन है। आपको भी सीखना है, हमको भी सीखना है, सबको साथ साथ चलते रहना है। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए जो लोग परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, और जो भी आप में से स्टूडेंट अभी मान लीजिए कहीं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं की हों, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आपका सीपी स्मार्ट क्लास। अब अपनी सीपी स्मार्ट क्लास पे आइए, और हम अपनी तरफ से 24/7 आपके लिए तैयार हैं। और आपकी तैयारी को गंतव्य तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। और इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ हम लोग आप लोगों के साथ लगे हुए हैं। और तब तक के लिए आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जो फीडबैक हो आप लोग दीजिए। थैंक यू सो मच।